गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर 5 सिविक्स आज स्टार्ट करना है। चैप्टर 5 का नाम है जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशरी मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ जुडिशरी। आपको पता है 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर इट मीन्स जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो पालन कराता है, ठीक है, और जुडिशरी जो सही और गलत का फैसला करता है। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, मतलब पार्लियामेंट में लॉ बनता है, सारे सांसद लोग मिलकर लॉ बनाते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉ बनेगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उनके इस लॉ बना दिया गया कि रेड लाइट जलने पर हमको रुकना है, ठीक है, पार नहीं करनी, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, हमें रुकना है। अब हम अगर नहीं रुके तो इसलिए पुलिस खड़ी है, क्योंकि पुलिस नहीं खड़ी रहेगी तो हम तो चले जाएंगे ना, तो पुलिस खड़ी रहेगी इम्प्लीमेंट कराने के लिए, कोई आगे न जाए। मान लीजिए फिर भी चला गया, ठीक है, तो पुलिस फिर उसे पनिश किया जाएगा। इन केस कभी ऐसा होता है हमने रेड लाइट क्रॉस नहीं भी की, फिर भी पुलिस ने हमें पनिशमेंट दे दिया, ठीक है। इम्प्लीमेंट कराने के लिए, लॉ को पालन कराने के लिए पुलिस खड़ी है। अगर हमने हम रेड लाइन क्रॉस कर लेंगे अगर पुलिस नहीं खड़ी रही, तो इसलिए पुलिस इम्प्लीमेंट कराने के लिए खड़ी है। इम्प्लीमेंट मतलब कानून बन तो गया, पर पालन भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो इन केस हमने क्या किया, रेड लाइट क्रॉस नहीं की, फिर भी पुलिस ने हमें पनिश कर दिया, तो हम बोलेंगे कि हमें पनिश क्यों किया गया। अब पुलिस ये बोलेगी इसलिए पनिश किया गया क्योंकि आप क्या है, लाइन क्रॉस किया आपने और फिर आप वापस आ गए हमें देख कर, तो हम बोलेंगे फाइनली हम अंदर तो खड़े हैं ना। अब ये हमने लॉ तोड़ा कि नहीं तोड़ा, ये कौन डिसाइड करेगा, जुडिशियरी, ठीक है। लॉ टूटा कि नहीं टूटा, सही है कि गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा, जुडिशरी। हो सकता है पुलिस ऑफिसर गलत हो सकता है हम गलत हो, ठीक है, तो डिसाइड कौन करेगा, जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब जितने भी कोर्ट वगैरह रहते हैं ना, जज, तो वो सब जुडिशरी के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। आपको पता है कि लॉ जो है वो सुपीरियर है, लॉ मेकर सुपीरियर नहीं है, लॉ सुपीरियर है। जो लॉ बना हुआ है, लॉ बनाने वाले सुपीरियर नहीं है, लॉ सुपीरियर है। अब हम इधर पढ़ लेते हैं चैप्टर 5। अ ग्लांस एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स यू अ ग्लिम्स ऑफ द रेंज ऑफ वर्क डन बाय द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। आप पेपर में देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया, वो निर्णय आया, ठीक है। बट यू कैन थिंक ऑफ वाई वी नीड दिस कोर्ट्स एज यू हैव रीड इन यूनिट 2। इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मैंने बताया था ना, रूल ऑफ लॉ इट मीन्स जो लॉ लिखा है वो सबको मानना पड़ेगा, जो लॉ बनाया गया है वो सबको पालन करना पड़ेगा, इवन विदाउट किसी वेल्थ सेक्शन के कि कौन कितना वेल्दी है या कोई कितना पुअर है, एजुकेटेड है नहीं है, लिटरेट है नहीं है, कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, सबके लिए लॉ इक्वल है ना। रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ नहीं, इट मीन्स ऐसा नहीं कि पर्सन हु इज़ फॉलोइंग लॉ बाय मेकिंग द लॉ, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, खुद ही कानून बना रहे हैं और खुद ही फॉलो कर रहे हैं, अपने फेवर में कानून बना के खुद ही उसे फॉलो कर रहे हैं। कानून आम सहमति से बनेगा, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मिलके कानून बनाएंगे पार्लियामेंट में, और वो सबको मानना पड़ेगा। इट मीन्स रूल ऑफ लॉ चलेगा, सबको वो बात माननी पड़ेगी, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। अब जैसे हम कोई भी वायलेशन करता है लॉ का, ठीक है, तो हाउ वन कैन एश्योर दैट सारी चीज़ें लॉ के हिसाब से चलेंगी, मतलब सारी चीज़ें लॉ के हिसाब से चलेगी, कैसे कोई बोल सकता है। लॉ कोई एक पर्सन तो नहीं है कि हाँ इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लॉ कोई एक पर्सन थोड़ी नहीं है। तो हमने मान लीजिए लॉ तोड़ भी दिया, तो अब कौन हमें पनिश करेगा, क्या कौन बताएगा हम सही हैं कि गलत। इसीलिए लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉ कोई एक पर्सन थोड़ी नहीं है कि इसके अगेंस्ट गए तो ये हमें मारेगा या हमें सजा देगा। तो लॉ के अगर हम अगेंस्ट गए तो हमें कौन पनिश करेगा, पनिश तो हमें पुलिस ऑफिसर्स करेंगे, लेकिन कौन सही गलत का फैसला सुनाएगा, जुडिशरी। टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव, यहाँ से पढ़ना है, व्हाट दिस मीन्स इज दैट लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन्स एंड दैट अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। क्या लॉ सबके ऊपर इक्वली इम्प्लीमेंट होगा, हाँ इक्वली सबके ऊपर लगेगा लॉ। और जिसने लॉ का वायलेशन किया है तो उसको पनिश करने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स होगा, मतलब कुछ प्रोसीजर्स होगा। ऐसा नहीं होता ना किसी ने लॉ का वायलेशन किया तो उसको सड़क पर गोली मार दी, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसीजर होता है कि साबित करना पड़ेगा कि हाँ इसी ने ही, यही अपराधी है, यही कल्प्रिट है, तो एक प्रोसीजर होता है कि हाँ इसे कल्प्रिट साबित किया गया, कोर्ट में लेकर के फिर सजा सुनाई। तो क्या एक प्रोसीजर होता है, हाँ होता है, लॉ वायलेट करने के लिए कि क्या होगा, एक प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर के तहत पनिशमेंट दी जाएगी।
टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम। ये लॉ का नियम पालन कराने के लिए, सही गलत बताने के लिए जुडिशियल सिस्टम है। जुडिशियल सिस्टम क्या बताएगा? मैकेनिज्म मतलब प्रोसेस बताएगा कि अगर किसी ने अपराध किया है तो क्या प्रोसेस है उसे पनिशमेंट देने का। As organ of the state, the judiciary plays a crucial role in the functioning of Indian democracy. It can play this role only because it is independent. What does an independent judiciary mean? Is there any connection between the court in your own area and the Supreme Court in New Delhi? In this chapter, you will find answer to these questions. अब इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है? इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है कि जो लॉ जुडिशियरी सिस्टम है वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। ठीक है, किसी के दबाव में काम नहीं करता, उस पर कोर्ट पर किसी का भी पॉलिटिकल दबाव नहीं है। एक या हज़ार से पॉलिटिकल लीडर्स हों, कोई दबाव नहीं डाल सकता जुडिशियरी पर। ओके, और नहीं जज इन्फ्लुएंस होगा उनकी बातों से। जज के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, वो चाहे तो पूरे ग्रुप को, इट मीन्स भले ही कितना वेल्दी पर्सन हो, भले ही कितना पावरफुल आदमी हो, उसको वो पनिश कर सकता है। कोर्ट के पास इतने पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे राइट दिया है। तो कोर्ट क्या है? इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। Courts take decision on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student or about sharing of river waters between state, or they can punish people for a particular crime. कोर्ट ना बहुत सारे इश्यूज देखता है, एक नहीं बहुत सारे, और एक टाइप के नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चोरी से रिलेटेड मामले देखेगा। चोरी से रिलेटेड 1000-2000 मामले होंगे कोर्ट के पास, और चोरी से ही रिलेटेड नहीं, चोरी, डकैती, ठीक है, मर्डर, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली गई, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया, बहुत सारे टाइप के लॉस और बहुत सारे नंबर ऑफ लॉस कोर्ट के पास होते हैं। वो कोर्ट क्या लॉ बना सकते हैं कि कोई टीचर स्टूडेंट्स को मार नहीं सकता, या जो ये नदी बह रही है ये दोनों स्टेट्स के बीचों बीच बह रही है तो दोनों स्टेट्स इससे पानी शेयर करेंगे, और पर्टिकुलर किसी क्राइम के लिए कोर्ट उसे पनिश भी कर सकता है। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क ऑफ द जुडिशरी दस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। अब जुडिशरी न्यायालय का काम क्या होता है? ये 3 काम होते हैं। क्या 3 काम होते हैं देखते हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट क्या मतलब होता है? विवाद मतलब हम दोनों की नोकझोंक हो गई, हम दोनों की, इट मीन्स द जुडिशियल प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म। जुडिशियल क्या करेगा? अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैकेनिज्म एक प्रोसेस बताएगा रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन। अगर किन्हीं 2 लोगों के बीच में विवाद हो गया तो एक मैकेनिज्म बताएगा जुडिशरी की क्या होना चाहिए, कैसे डिस्प्यूट को, वाद विवाद को सुलझाया जाएगा। 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, जुडिशरी बताएगा कैसे सुलझाएंगे। एक ने दूसरे को इन केस उसका नुकसान कर दिया तो जुडिशरी डिसीजन लेकर बताएगा कि फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को पैसा देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा, या इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी जितना उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। सिटीजन्स के बीच के लॉ डिस्प्यूट सुलझाता है बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। इन केस हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, हमको पता नहीं है कि हमने लॉ तोड़ा है कि नहीं, और पुलिस ऑफिसर जो दोनों हैं, तो पुलिस सही है कि हम सही हैं। पुलिस क्या है? गवर्नमेंट का आदमी है, तो अब वो गवर्नमेंट का आदमी सही है कि हम सही हैं, ये भी जुडिशरी बताएगा। अगर हमारे और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया तो वो भी ऐसा हो सकता है। हमारे और गवर्नमेंट के बीच में, मान लीजिए गवर्नमेंट ने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है वो कर सकती है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में किसी बात पर लेकर नोकझोंक हो गई। एंड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कभी समझिए मध्य प्रदेश की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहस हो गई कि हमको आपने बोला था कि ईयर एंड पे 300 करोड़ का फंड देंगे, आपने नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या है, हमारा स्टेट सफ़र कर रहा है, और एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने केस कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये मुद्दा सुलझाएगा। जुडिशियल रिव्यू। अब रिव्यू करने का काम मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू करेगी। कभी भी कोई भी लॉ पास होगा ना, ठीक है, लॉ पास होगा, अब लॉ लोकसभा राज्यसभा में पास कर दिया गया, कहीं वो ऐसा लॉ तो नहीं है जिसका इंटेंशन लोगों को नुकसान पहुंचाना है। हो सकता है कोई ऐसा लॉ पास हो गया हो जो लोकसभा और राज्यसभा को, उन्होंने ऐसा लॉ पास कर दिया हो कि जिसके से क्या पब्लिक को नुकसान हो, है ना। उनका मान लीजिए इंटेंशन ही यही हो कि पब्लिक के अगेंस्ट में लॉ पास कर दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को हटा सकता है, डिनाई कर सकता है। इतनी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वो लॉ हटा सकता है। मान लीजिए कोई जजमेंट सुना दिया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई जजमेंट सुना दिया गया कि इसे मौत की सज़ा मिलेगी, या सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट सुनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुनाएगा, उसके बाद उस डिसीजन को रिव्यू करेगा। मतलब या तो फिर जजमेंट सुनाने से पहले रिव्यू करेगा कहीं ये गलती से तो नहीं हो गया, या दोनों पक्षों की राय ली जाएगी, ठीक है। बहुत सोच समझने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को अलाउ करेगा। रिव्यू करना, इट मीन्स कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो गई
या कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट पास हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो उस लॉ को पास होने से डिनाई कर सकता है। इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर मतलब होता है कि लॉ को समझना, जो लॉ जो है बेयर एक्ट उसको समझना। कौन समझ सकता है उससे बहुत अच्छे से? सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह ना, बिकॉज दे आर मास्टर इन दैट। इज द फाइनल इंटरप्रेटर मतलब समझना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी ऑल्सो हैव द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज इशूड बाई पार्लियामेंट इफ इट बिलीव दैट दीज आर वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो वो लॉ पास नहीं होगा। अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग द लॉ, अब होता क्या है कि मान लीजिए हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स समझिए कोई वेल्दी पर्सन है, वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, उसने हमसे काम करवाया और हमें वेजेस नहीं दी, ठीक है, या तो फिर उसने बोल दिया ये गाड़ी खड़ी मत करना यहाँ पे, ये रोड मेरा है, या मेरा घर इसके पास है, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए। तो रोड पर घूमना, गाड़ी खड़ी करना साइड में, सबका फंडामेंटल राइट है, पर उसने ऐसा बोल दिया तो हम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने हमारे अगेंस्ट क्या किया, गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली, या गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। हमारी प्रॉपर्टी थी 25 लाख की, वो हमसे लेकर और हमको 5 ही लाख दिया, 6 लाख दिए, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी। ये एक केस है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। इसमें क्या हुआ था, एक मजदूर था, वो ट्रेन में जा रहा था तो वो गिर गया ट्रेन से। आपने क्लास 7th में हो सकता है ये केस है। अबाउट हकीम शेख, एन एग्रीकल्चर लेबर हु फेल from running train and injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. On hearing this case, Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also includes the right to health. It therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered, as well as to come up with blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patients during an emergency. तो एक हकीम शेख करके एक एग्रीकल्चर लेबर था, वो ट्रेन से गिर गया था, चलती ट्रेन से, तो इंजर्ड हो गया बहुत, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिनाई कर दिया कि हम नहीं भर्ती करेंगे इसे करके। तो फिर बाद में वो प्राइवेट हॉस्पिटल गया, ठीक हुआ। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ने रखने से मना किया तो दिन ब दिन उसकी हालत, मतलब धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, ठीक हो गया वो। तो फिर उसने पूरे मजदूर की जो समिति है उन्होंने केस कर दिया हॉस्पिटल पर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मुझे भर्ती नहीं कर रहे थे, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एज पर आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के दौरान बोला कि राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ भी आता है। आपने उसका इलाज नहीं किया, वो मर सकता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि उसको कंपेंसेशन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, जितना उसका खर्चा हुआ है और जितना उसको लगता है कि हाँ मेरे को इतना मिलना चाहिए, एज अ हॉस्पिटल को पनिशमेंट देनी चाहिए कि मेरा इतना नुकसान हुआ पैसों का, और मुझे मेरा इलाज में तो 10,000 रुपये लग ही गया, एज वेल एज मेरे को इधर से दूसरे हॉस्पिटल जाने में जो मेरी इंजरी हुई है उसका मुझे 20,000 और अलग से चाहिए, तो मुआवजा उसे मिल सकता है कि भाई मुझे मेंटली बहुत नुकसान हुआ, फिज़िकली और ज़्यादा चोट पहुंची। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो एश्योर करे कि जितनी भी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो गवर्नमेंट जो है पेशेंट्स को देगा, है ना, इंश्योर करे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इमरजेंसी के टाइम सारे यहाँ के सिटीजन्स को मिलेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि आप इसका ब्लूप्रिंट बना के दो, इस बात को एश्योर करो, आप एक एग्रीमेंट साइन करो, उसमें साइन करो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।